Assalamu alaikum students. I am Sayyid Irfan Ali Shah and you are watching my YouTube channel Instant Physics Study. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इन अ पार्क चिल्ड्रन आर इंजॉइंग अ राइड ऑन फेरियस व्हील। व्हाट काइंड ऑफ मोशन द बिग व्हील हैज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ मोशन द राइडर हैव। ओके स्टूडेंट, द बिग व्हील हैज़ रोटेटरी मोशन। याद रखें जो बड़ा व्हील है वो अपने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड मोशन कर रहा होता है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है इट्स रोटेट्स अराउंड इट्स सेंट्रल एक्सिस वाइल राइडर्स हैव सर्कुलर मोशन। अब आप देखें कि राइडर्स जिस ओरिएंटेशन में बैठे होते हैं वो कंप्लीट राउंड होते हुए भी उनकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। ओरिएंटेशन मीन दैट उनकी प्लेस चेंज नहीं होती, वो जैसे ही एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं वैसे ही मूव कर रहा होता है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक वो जब आते हैं वो एक ही जैसे आ जा रहे होते हैं। सो वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप जो है सर्कुलर मोशन उसकी टाइप में। सो आपने लिखना है द बिग व्हील हैज़ रोटेटरी मोशन, इट रोटेट्स अराउंड इट्स सेंट्रल एक्सिस वाइल राइडर हैव सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि a boy move for some time, give two conditions situations in which his displacement is zero but covered distance is not zero. Okay students, सुनिए, when a body move on a curved path or irregular path the displacement is zero but not distance. याद रखें जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ना जा रहा हो, जिग जैग पाथ पे जा रहा होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होता है बट उसका डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता। सेकंड बात, सेकंड केस, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ क्लोज पाथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम द डिस्प्लेसमेंट इन क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो बट डिस्टेंस इज़ नॉट। याद रखें जो क्लोज पाथ होता है जिसमें आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एक ही हो, मीन जर्नी जहाँ से आपने स्टार्ट दिया उसी पॉइंट पे आके आप एंड भी कर रहे हैं, तो याद रखें इसको हम क्लोज पाथ बोलते हैं। और क्लोज पाथ में हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता। सो टू सिचुएशन यही है कि एक अगर आप जिगजैग पाथ पे जा रहे हैं, इरेगुलर पे जा रहे हैं, कर्व पाथ पे जा रहे हैं तो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं। एंड सेकंड हमारे पास क्या होता है, अगर आप क्लोज पाथ में मूव करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है वहाँ पे। ओके स्टूडेंट, थर्ड, a stone tied to a string in wiring in a circle, what is the direction of its velocity at any instant? So the answer is stone is tied to a string is rolling in a circle. The instantaneous velocity of the stone is acting as tangent to the circle. As tangent to the circle याद रखें स्टूडेंट किसको बोलते हैं, जहाँ से आप फोर्स लगा रहे होते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रही होती है, वहाँ से आप देखें मैंने ए और बी दो डायरेक्शन बताई हुई है आपको। टेंजेंट टू द सर्कल इसको बोलते हैं जहाँ एक सिंगल पॉइंट से आप सर्कल को क्या करते हैं, टच करते हैं। व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक द सेंट्रीपिटल फोर्स स्टॉप टू एक्ट ड्यू टू इनर्शिया द स्टोन कंटिन्यू द मोशन along the tangent to the circle path so the stone flies off. अब देखिए यहाँ से क्या होता है, स्टोन फ्लाई, अगर आपकी फोर्स स्टॉप हो जाती है तो टेंजेंटली टू द सर्कल पाथ तो उसी पाथ पे क्या होगा, स्टोन मूव कर जाएगा। स्टूडेंट अगेन सुने मेरी बात, सर्कल जो होता है हमारे पास उसको जो एक पॉइंट पे टच किया जाता है उसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं, मतलब एक पॉइंट से। ठीक है, थर्ड वन, फोर्थ वन सॉरी, इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्पीडिंग डाउन। याद रखें कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ना तो इंक्रीज़ हो रही है ना तो डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, वो यूनिफॉर्म जा रहा है, तो यूनिफॉर्म में तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। सो इज़ इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट, तो देखें केस नंबर वन, when a body move with uniform speed on a straight path there is no change in its velocity so there is no acceleration. लेकिन केस सेकंड देखें, when a body moves with uniform speed in a circular path the magnitude of velocity remain constant but direction of velocity change on any point due to which acceleration is produced and this acceleration is called centripetal acceleration. Students, अगर एक ऑब्जेक्ट
सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर रहा हो तो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हम जब एक्सेलरेशन की डिफिनेशन करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज दो टाइप्स का होता है, एक मैग्नीट्यूड का और एक हमारे पास डायरेक्शन का। तो अगर मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा, मीन ऑब्जेक्ट ना तो स्पीड अप हो रहा है ना डाउन, तो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है सो सर्कुलर पाथ में। ठीक है। नंबर 5, कैन अ कार मूव टूवर्ड्स राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके स्टूडेंट, अगेन मैंने 2 केसेस में लिखा कि इफ़ स्पीड ऑफ अ कार इज़ इंक्रीजिंग it produce acceleration and this is positive acceleration, but the direction of the speed mean जब positive acceleration होता है increasing speed में तो direction और velocity की दोनों की direction एक ही होती है। if speed of a car is decreasing it produce acceleration in the opposite direction of speed और वो negative acceleration होता है। जब आप slow down हो रहे होते हैं तो velocity की direction से opposite side पर क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो येस, इफ़ स्पीड ऑफ अ कार इज़ डिक्रीजिंग इन राइट साइड, अगर आप राइट साइड पे टर्न ले रहे हैं और आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, सो एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस इन लेफ्ट साइड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, तो डेफिनेटली उसकी अपोजिट साइड पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगेन सुन लें, जब आपकी स्पीड इंक्रीजिंग हो रही होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है जो कि आपकी वेलोसिटी की होती है। लेकिन अगर आपकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं और वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो येस, राइट का लेफ्ट साइड पे प्रोड्यूस हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जाम्पल डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच acceleration in the direction of motion, acceleration is against the direction of motion, acceleration is 0 and body is in motion। ओके स्टूडेंट, ये तीनों क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। याद रखें, when a speed is increasing the acceleration is in the direction of motion। याद रखें, जब कभी भी स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड प्रोड्यूस होता है। लेट अगर आप साइकिल चला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है, सो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है। नंबर सेकंड, व्हेन स्पीड इज़ डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन अगर आपकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है सो डेफिनेटली तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन अब वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल तकरीबन सेम डिस्कशन हो रही है। नंबर सी, when a body move with constant speed on a straight path the acceleration is 0। थर्ड उसने क्या कहा था, एक्सेलरेशन इज़ 0 बट बॉडी इज़ इन मोशन। तो याद रखें, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा होता है तब वो मोशन में होता है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। मीन कांस्टेंट हमारे पास, कांस्टेंट स्पीड से अगर आप स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे आप मूव कर रहे हैं, तब आपका एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी या देयर इज़ नो चेंज इन स्पीड। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन स्पीड सो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सो ए बी सी तीनों केसेस को आप एक बार रीड करें, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ बिल्कुल ये रिलेटेड है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग एक बार अगेन पढ़िएगा। ठीक है। ओके, नाउ exam distance time graph of a motorcyclist. What does this graph tell us about the speed of motorcyclist? Also plot its velocity time graph। स्टूडेंट्स ज़रा आप लोग पहले राइट साइड पे ऊपर देखें, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बना हुआ है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। दिस स्ट्रेट ग्राफ शो दैट द मोटरसाइकिलिस्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड। अगर देखें, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर हो रहा है। अगर मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रहा होता है, सो वी से दैट वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, हमारे पास उसकी स्पीड ना तो इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है, तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। सेकेंड उसने क्या कहा है, आल्सो प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
सो स्टूडेंट जो नीचे मैंने दूसरा बनाया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट वेलोसिटी ज़ीरो एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे देखें कि जो वेलोसिटी की लाइन है वो बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है। और इस तरह के एक एमसीक्यूज भी आया था कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल लाइन टू टाइम एक्सिस शो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी। सो वहाँ पे ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में है, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। सो ये दोनों आपने बनाने हैं, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट कंसिडर होगा। ओके, नाउ विच कंट्रोल इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन इन। याद रखें, अगर हम अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स देखते हैं तो वो उसमें और फैक्टर्स भी हैं। यहाँ पे हम कहते हैं एक्सेलेटर पैडल जो होता है, आल्सो नॉन एज गैस पैडल जिसको हम बोलते हैं, प्रेसिंग द एक्सेलेटर पैडल डाउन, तो क्या होता है वहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग द पावर। अब वहाँ पे जो इंजन की पावर होती है वो इंक्रीज होती है, आउटपुट, विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। लेकिन ब्रेक पैडल जो होता है, प्रेसिंग द ब्रेक पैडल डाउन, डी एक्सेलरेशन अप्लाइज फ्रैक्शन टू द व्हील्स। मीन ये याद रखें, जब आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक की जो इनसाइड मैकेनिज़्म होता है वो टायर्स के ऊपर फ्रैक्शन लगाता है, टायर सड़क स्ट्रीट के ऊपर फ्रैक्शन लगाते हैं, ड्यू टू विच हमारे पास क्या होता है, डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, मीन स्लो डाउन आप होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे टू फैक्टर्स हमने डिस्कस किए इन द कार कंट्रोलिंग सिस्टम में मैंने बात की है। अगर हम इन कंट्रोलिंग सिस्टम कार से आउट बात करें तो और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास आता है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन आ जाती है, ठीक है ना, कंडीशंस आ जाती है, टायर की कंडीशंस क्या है हमारे पास, ठीक है ना, ब्रेक की और हमारे पास कंडीशंस आ जाती है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, इंक्लाइन प्लेन, ये सारी बातें आती हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द कार का कंट्रोलिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। मीन यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास जो है तो बाकी फैक्टर्स क्या है। कार में कंट्रोलिंग के दो हमारे पास है, एक है एक्सेलरेटर जो होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन पैडल जिसको हम बोल सकते हैं, और एक हमारे पास होता है ब्रेक पैडल जो जिससे हमारे पास डी एक्सेलरेशन हो जाता है। ओके, इफ़ टू स्टोन ऑफ 10 kg and 1 kg are dropped from 1 kilometer high tower, which will hit the ground with greater velocity, which will hit the ground first, neglect the air resistance। अच्छा स्टूडेंट्स, गैलीलियो ने बहुत से एक्सपेरिमेंटल वर्क करके, आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि अगर एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर दें तो चाहे आपका जो मास है वो ज़्यादा है या कम है, वो सेम टाइम में सेम वेलोसिटी से आके ज़मीन से टच होगा। मीन अगर लेट सपोज़ हम एक कॉइन ले लेते हैं और एक पीस ऑफ पेपर ले लेते हैं और दोनों को सेम हाइट से रिलीज़ करते हैं तो दोनों एट द सेम टाइम आके ग्राउंड को टच करेंगे इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज़ ज़ीरो। सो आंसर ये है कि अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज़ ज़ीरो then all different masses reach the ground with same speed. So 1 kg and 10 kg stone both reached at the same time and achieved same velocity. दोनों सेम टाइम पे आएंगे और उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम उस पे आ जाएगी। अच्छा, एक स्टूडेंट यहाँ पे बात और भी नोट कर लें, एयर रेजिस्टेंस अगर निगलेक्ट उसने कह दिया आप निगलेक्ट कर दें तब ये हमारे पास सेम उसमें आएंगे। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं करते देन यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जिसका वेट ज़्यादा होता है वो जल्दी आ जाएगा, जिसका वेट कम होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। सो इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज़ ज़ीरो, सो बोथ मासेस, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, दे रीच टू द ग्राउंड एट द सेम स्पीड एंड सेम टाइम। सो मास 10 kg एंड मास 1 kg दोनों सेम टाइम पर सेम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को टच करेंगे। इसके अलावा आपकी बुक में इसके एक्सपेरिमेंटल वर्क भी लिखे हुए हैं, आप उनको भी साथ रीड कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। A 100-gram ball is just released from rest and another is thrown down with velocity of 10 meters per second, which will have greater acceleration, neglected the air resistance। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में एक बात का डिफरेंस है। वहाँ पे उसने ये कहा था कि दोनों बॉल को हमने एट द सेम टाइम पे रिलीज़ किया।
अब ये बताएं कौन सा बॉल पहले टच करेगा। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है 100 ग्राम बॉल इज़ जस्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट, लेकिन जो दूसरा बॉल है एंड अनदर इज़ थ्रोन डाउन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे को आप तेज़ मीन 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंक रहे हैं। एक की इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है और एक की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 है। तो अब बताएं कि क्या होगा। तो देखें, अंडर द ग्रेविटी इफ़ बोथ बॉल हैव 0 एयर रेजिस्टेंस देन दे बोथ विल हैव सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात यह है कि इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर आपका एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो डिपेंड करता ही नहीं। सो अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा भी है तो भी नहीं, और अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो भी नहीं। ये याद रखें, अंडर ग्रेविटेशन अगर एयर रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक ही वेलोसिटी से आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी या तो टर्मिनल वेलोसिटी। पैराट्रूपर्स जब आ रहे होते हैं तो जब अपनी लेट्स सपोज पैराट्रूपर जो होते हैं ओपन करते हैं, उसके बाद उनकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल हमारे पास स्पीड। सो याद रखें दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एंड दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों की लिखी यहाँ पे कि द बॉल जो 100 ग्राम हमारे पास है रिलीज फ्रॉम रेस्ट विल एक्सेलरेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द 100 जो ग्राम दूसरा होगा विल थ्रोन डाउन विद द इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विल आल्सो एक्सेलरेट डाउन 9.8 मीटर per second square. Both ball have the same acceleration that is 9.8 meter per second due to gravity, जो मैंने भी आपको बताया है। Neglecting air resistance, अगर air resistance 0 होगी तब the initial velocity of the second ball will give it a greater डाउनवर्ड स्पीड। याद रखिए उसकी स्पीड ज़्यादा होगी बट इट वुड नॉट इफेक्ट इट्स एक्सेलरेशन, उससे एक्सेलरेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो इनिशियली जो आपकी लेट्स सपोज वेलोसिटी है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। सो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को ज़रा पढ़ लें आप लोग। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उस पर मैं इंशाल्लाह आगे मज़ीद जितने भी चैप्टर हैं उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs जितने वो सब अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।